H4Cl2 is converted into C6H3Cl3, ortho isomer will give M type of, ठीक है, P isomer will give, मतलब para isomer will give Q type of C6H3। तो एक चीज दिख रहा है, जैसे अगर हम लोग हेलोजेंस की बात करते हैं तो हेलोजेंस वाले पार्ट में नॉर्मली हम लोग ऐसा कंसिडरेशन लेते हुए चलते हैं। हाँ अरविंद बोलो। सर मेटा आइसोमर हेलो, के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है सर, 3 यहाँ पे वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किया है M and Q। ओके, ऑर्थो और पारा पे मेटा होना चाहिए था यहाँ पे शायद, चलो देख लेते हैं। और 3 दिया है तो ऑब्वियसली बात है मेटा तो होना चाहिए। व्हेन C is converted into this, ortho isomer will give M type of, ठीक है, para isomer will give Q type of, ठीक है, इसमें एक मेटा आइसोमर होना चाहिए। एक छोटा सा यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पे मेटा आइसोमर होना चाहिए था। चलो हम लोग देख लेते हैं कैलकुलेशन वाले पार्ट में। सबसे पहला चीज ये कि C6H4Cl2 दे रखा, तो C6H4Cl2 वाले पार्ट में तो एक चीज हम लोग का फिक्स है ना कि हम लोग जितने हाइड्रोजन होते हैं उतने ही हेलोजन वाले पार्ट को कंसिडर कर सकते हैं। मतलब हम लोग के डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हेलोजन होता है, तो ये दोनों को हम लोग सेम काउंट करते हुए काम कर सकते हैं। मतलब 2 हेलोजन की जगह पे अभी के लिए हम लोग इसको यहाँ पे डाल दिया है, तो C6H6 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाला पार्ट 4 के बराबर आएगा, क्योंकि बेंजीन से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है। तो एक चीज मालूम पड़ गया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 के बराबर है हम लोगों का। अब उसमें 2 क्लोरीन ग्रुप दे रखा है, तो एक क्लोरीन ग्रुप यहाँ दे रखा और दूसरा क्लोरीन ग्रुप अगर हम लेके चलते हैं तो उसमें एक ऑर्थो पोजीशन वाली पॉसिबिलिटी है, दूसरा एक मेटा पोजीशन वाले पार्ट में क्लोरीन ग्रुप को डाल दिया और तीसरा एक पारा पोजीशन वाले पार्ट में क्लोरीन ग्रुप को डाल दिया। अब इसमें हम लोगों को तीसरा क्लोरीन ऐड अप करना है, इस चीज को हम लोग हेलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। बट ये जो हेलोजिनेशन रिएक्शन वाला पार्ट है ये थोड़ा अलग टाइप का है। मतलब यहाँ के हेलोजिनेशन रिएक्शन वाले पार्ट का सेंस थोड़ा अलग होता है। जो हम लोग अल्केन में हेलोजिनेशन पढ़ते हैं वो थोड़ा अलग टाइप का चीज होता है, जो 10th क्लास में दिया जाता है एक्चुअल में। तो जैसे अगर मान लो कि हम लोगों को ये पता करना है कि हम लोग तीसरे हेलोजन को कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, तो उसमें सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बहुत हेल्प करेगा। जैसे मान लो यहाँ से डिवीजन करते हैं इस कंपाउंड का, तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देख रहा है। सिमेट्रिकल का मतलब ये कार्बन और ये कार्बन एग्जैक्टली सेम रहेगा, ये कार्बन और ये कार्बन भी सेम होगा, तो हम लोग इन दोनों को छोड़ देते हैं। इसका मतलब हम लोग के पास टोटल 2 कार्बन है जहाँ पे हम लोग क्लोरीन को आराम से अटैच कर सकते हैं, मतलब थर्ड क्लोरीन वाले पार्ट को आराम से अटैच कर सकते हैं। इसमें 2 आंसर होना चाहिए ऑर्थो वाले पार्ट में। अगर मेटा वाले पोजीशन की बात करें तो यहाँ से सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो यहाँ से अगर सिमेट्रिकल दिख रहा है मतलब ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम रहेगा। और इसके अलावा उस डिवीजन के टाइम पे जो हम लोग का सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, उस डिवीजन के टाइम पे जिन जिन एटम्स के थ्रू हम लोग पास हो रहे हैं, एटम्स भी एक एक यूनिक पोजीशन होगा। तो एक पोजीशन एक पोजीशन, इसका मतलब यहाँ पे टोटल 3 यूनिक पोजीशंस हैं, तो हम लोग तीनों जगह पे क्लोरीन को अटैच करके नए नए स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। और थर्ड वाले स्ट्रक्चर में चीज देखो, थर्ड वाले स्ट्रक्चर में यहाँ से भी सिमेट्रिकल डिवीजन है। यहाँ से सिमेट्रिकल डिवीजन का मतलब ये स्ट्रक्चर और नीचे स्ट्रक्चर सेम है तो एक को ले लिया, और ये स्ट्रक्चर और नीचे स्ट्रक्चर सेम है तो भी एक को ले लिया, एक पॉसिबिलिटी। लेकिन यहाँ पे एक और सिमेट्रिकल डिवीजन है, तो इस इधर से सिमेट्री होने का मतलब कि हम लोगों का ये जो मार्क किया हुआ एरो है, कार्बन है, ये दोनों भी आपस में सेम दिख रहा है, तो इसका मतलब इसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। केवल एक ही डिफरेंस या एक ही यूनिक पोजीशन है जो अपने काम का है, बाकी सारा सेम ही निकल के आएगा, कहीं से कोई डिफरेंस निकल के नहीं आने वाला, क्योंकि दोनों तरफ से सिमेट्री की वजह से हम लोग सारी पॉसिबिलिटीज को रिजेक्ट करते हुए चल रहा है। तो हम लोगों के थर्ड वाले केस में एक आंसर होना चाहिए, तो ऑर्थो में 2 होगा, मेटा में 3 होगा और पारा वाले पोजीशन में 1 होना चाहिए। ऑप्शन डी आंसर ले सकते हैं। मेटा होना चाहिए यहाँ पे डेफिनेटली 2 3 1 अपना आंसर निकल के आ जाएगा। और कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 25 के अलावा? अरविंद बोलो। सर ऑप्शन बी दिया हुआ आंसर। यस सर, आंसर में बी है। 213 para isomer will give Q, M N Q। पहले अल्फाबेटिकली कौन आता है? M ही तो आता है, M N Q। M वाला पार्ट तुम्हारा हो गया ऑर्थो आइसोमर में, ऑर्थो में तो 2 आंसर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 2 दोनों में दे रखा है। और एंड पारा आइसोमर विल गिव Q। यार कुछ तो इसमें ठीक है, प्रिंटिंग एरर तो है कुछ क्वेश्चन में, कुछ पार्ट मिसिंग है।
तो इसके हिसाब से चलो ठीक है, हम इसका आंसर देख करके इसमें पूरा ही करेक्शन कर लेंगे, बट अभी के लिए हम अगर मान के चले कि मेटा वाला पार्ट में हम लोगों के पास n है, क्योंकि n के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस केस में हम लोग आंसर डी होना चाहिए 231। तो कुछ क्वेश्चन में कहीं कुछ एरर है एक तरीके से, इस वजह से आंसर 213 तो एनी हाउ नहीं हो रहा। 213 तब हो सकता है जब m q और n मेंशन कर रहा है, तब हो सकता है, बट ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। और कोई डाउट? सर मैट्रिक्स का क्वेश्चन कौन 3, सा? मैट्रिक्स का क्वेश्चन 3 का पार्ट बी। का क्वेश्चन 3, मैट्रिक्स का क्वेश्चन 3 का पार्ट बी। सर मतलब कि मेटामर तो होगा नहीं, नहीं मेटामर सर, नहीं लेंगे हम लोग, तो सेकंड वाला सर, सेकंड वाला फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा। तो सेकंड वाला सर गलती से 3 बोल दिया। हाँ ठीक है, सेकंड वाला पार्ट मेटामर होगा। लेकिन सर साइड चेन का भी तो लेंथ में वेरिएशन आ रहा है, तो फिर चेन आइसोमर भी तो हो सकता है, और फिर मैट्रिक्स में तो मल्टीपल करेक्ट होता ही है। हाँ मैट्रिक्स में तो मल्टीपल करेक्ट होता है यार, मतलब अगर उसके हिसाब से अगर बात करें तो बी ऑप्शन वाले पार्ट में होमोलॉग्स रहेगा, क्योंकि एक कार्बन का डिफरेंस है, पहला चीज। दूसरा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो नहीं सकता, मेटामर वाला पार्ट आराम से ले सकते हैं, आर वाला ऑप्शन होगा। और उसके अलावा चेन आइसोमर वाला पार्ट भी, चेन आइसोमर होगा, डेफिनेटली होगा चेन आइसोमर, क्योंकि हम लोगों के क्वेश्चन वाले पार्ट में बेंजीन रिंग पेरेंट चेन है, दूसरे में बेंजीन रिंग पेरेंट चेन है, और पेरेंट चेन वाले पार्ट के साथ हम लोग का साइड चेन 2 कार्बन का है और यहाँ साइड चेन 1 कार्बन का है, तो इसलिए चेन आइसोमर भी होगा। PRS तीनों आंसर होगा। क्या क्या दिया है इसमें आंसर? होमोलॉग्स तो दे ही रखा होगा डेफिनेटली। क्या क्या ऑप्शन दे रखा है? ए का पी दिया हुआ है, बी का आर दिया हुआ है, ए का पी दिया हुआ है, ठीक है, ए का पी दिया हुआ है, सही है। बी का आर दिया हुआ है, बी का यार मतलब नहीं बी का क्यू दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ वो कर है, दिया। क्यू दिया हुआ है, क्यू, हाँ बी का क्यू दिया हुआ है। क्यू तो एकदम नहीं आंसर हो सकता, नहीं क्यू तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर तो ऐसे ही नहीं हो सकते, तो गलत दे रखा है। बी वाले पार्ट में ऑप्शन में PRS होना चाहिए। आर आर ही दिया हुआ है, हमको देखने में गलती हो गया। ठीक है, बी वाले पार्ट में आर दिया हुआ है, आर तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होमोलॉग्स भी होगा, क्योंकि हम लोगों का फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट सेम है, और हम लोग के फंक्शनल ग्रुप सेम रहते हुए एक सी नहीं, सॉरी होमोलॉग्स नहीं हो सकता, हम गलती बोल रहे हैं, दोनों में तो दो ही कार्बन है, ही नहीं हो सकता, आर है। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स मैच में ये इस तरह का सारा ऑप्शन में एक एक ही मैचिंग किया है क्या? ये एक बार देख के बताओ, मतलब सारे ऑप्शन जो लास्ट है ना सर, क्या उसमें मेटामर भी है और चेन आइसोमर भी है लास्ट वाला में। अगर लास्ट वाले में मेटामर और चेन आइसोमर है, फिर तो दोनों में है। बी ऑप्शन में तुम लोग आर होगा और एस होगा, और डी ऑप्शन वाले पार्ट में आर होगा और एस होगा, ये दोनों के दोनों आंसर होना चाहिए। उसके अलावा हम लोगों का सी ऑप्शन वाले पार्ट में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, सी ऑप्शन वाले पार्ट में क्यों आंसर होना चाहिए, दोनों में आर एस ऑप्शन होगा, क्योंकि जैसे ऊपर वाले में मेटामर अगर दे रखा है और चेन आइसोमर दे रखा है, तो नीचे वाले में भी रहेगा। तो टैब ले ना, ठीक है, तो इसमें आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बी ऑप्शन वाले पार्ट में, जिसमें आर और एस दोनों आंसर रहेगा। और कोई डाउट किसी को? तो तुमको भी इसी चीज में डाउट था क्या? नहीं सर, मैट्रिक्स में क्या डाउट था बोलो? नहीं ये नहीं बनाया हूँ। अच्छा, डाउट कौन सा पूछा था? तो हम कहाँ पूछे, जो और पूछा था क्या? चलो ठीक है, और कोई डाउट है किसी को तो बताओ, और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में वापस से मूव करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में हम लोगों को नोमेनक्लेचर वाला पार्ट आज डिस्कस करना होगा। बड़ा सिंपल सा चीज होगा नोमेनक्लेचर उसमें, लेकिन एक हम चीज तो हम लोगों को डिस्कस करने वाले हैं जो थोड़ा यूनिक टाइप का पार्ट है, और उसको डिस्कस इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में भी हम लोग को उस चीज का डिस्कशन करना ही होता है बेसिकली, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ताकि नोमेनक्लेचर वाला पार्ट अपना आराम से हो जाए। जैसे सबसे पहला चीज ये, एक मिनट, मान लो जैसे नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो एक तो हम लोग को नोमेनक्लेचर पहले से मालूम है। मेरा वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरा वीडियो आ रहा है, सॉरी आ रहा है सर। मान लो एक, हाँ वो हमको दिख नहीं रहा था, कुछ पता नहीं क्या था।
मान लो एक चीज तो हम लोगों को मालूम है नोमेनक्लेचर में कि सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर वर्ड यूज कर सकते हैं, ये हम लोगों को पहले से मालूम है। तो सिस और ट्रांस में ऐसा बोला था तुम लोगों को कि जब सिमिलर टाइप का ग्रुप सेम साइड में होगा तब उस केस में हम लोग सिस वर्ड यूज करेंगे, जब अपोजिट साइड में होगा तब उस केस में ट्रांस वर्ड यूज कर सकते हैं आराम से। तो एक तो सिस स्ट्रक्चर हो गया जहाँ पे उस पाई बॉन्ड के सेम साइड, मतलब ये पाई बॉन्ड वाला पार्ट जो एक्सिस है, इस एक्सिस के एक ही साइड में हम लोगों का CH3 ग्रुप दोनों कार्बन पे है, कम डिस्टेंस पे है बेसिकली। तो अगर सिमिलर टाइप के ग्रुप कम डिस्टेंस पे है तो इस चीज को हम लोग सिस बोल सकते हैं, और अगर सिमिलर टाइप के ग्रुप ज्यादा डिस्टेंस पे है तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग इस चीज को आराम से ट्रांस बोल सकते हैं। तो ये तो हम लोग को पहले से पता है, इसमें हम लोग को ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर क्या होता है। बट एक चीज सोच के बताओ खुद से, जैसे मान लो अगर ये सवाल दिया और अगर ये सवाल दिया, या इधर क्लोरीन ही ले लेते ज्यादा बेटर होगा। तो इस केस में सिस स्ट्रक्चर कौन सा होगा, ट्रांस स्ट्रक्चर कौन सा होगा, जिसको जो समझ में आता है बता सकता है। पहला वाला स्ट्रक्चर सिस है या ट्रांस है? दोनों है। क्या है? दोनों है। दोनों है। इसे एक छोटा सा पॉइंट ये होता है, जैसे कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर सिस है, क्लोरीन के सामने आयोडीन दे रखा तो उसको सिस बोल देंगे, यहाँ पे दूसरे वाले केस में अपोजिट चला गया ट्रांस बोल देंगे। बल्कियर ग्रुप है, ऐसा बोल सकते हैं कि सर क्लोरीन बड़ा एटम है, आयोडीन बड़ा एटम है, तो बड़े एटम नजदीक डिस्टेंस पे थे तो इसलिए इसको सिस बोल दिया, दूसरे वाले को ट्रांस बोल दिया। तो यहाँ जब एक एक एटम था तो बड़ा एटम छोटा एटम डिसाइड करता है। बट अगर मान लो एक एटम नहीं हुआ, वहाँ पे ऐसा ग्रुप दे रखा है, यहाँ पे CHO ग्रुप दे रखा है, अब CHO वाले ग्रुप में नीचे क्लोरीन दे रखा है, CHO और क्लोरीन में बड़ा ग्रुप कौन सा है कैसे मालूम करेंगे? अगर यहाँ ब्रोमीन दे रखा है, यहाँ क्लोरीन दे रखा है, तब कैसे मालूम करेंगे कि ये दोनों में बड़ा ग्रुप कौन सा है? तो इस तरह का बड़ा ग्रुप सेम साइड पे है, बड़ा ग्रुप अपोजिट साइड पे है, ऐसा बोल पाना मुश्किल चीज होगा। तो जैसे ऊपर जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो ऊपर वाले पार्ट में सिमिलर टाइप का ग्रुप सेम साइड में था तो हम लोग सिस ट्रांस वर्ड यूज कर पा रहे थे, बट एटलीस्ट रेफरेंस पॉइंट था अपने पास कि सिमिलर ग्रुप अगर रहा तो सेम साइड या कम डिस्टेंस पे तो सिस है, अगर ज्यादा डिस्टेंस पे चला गया तो ट्रांस है, ये हम लोग सिमिलर ग्रुप में असाइन कर पा रहे थे। बट इस तरह के केस में जहाँ पे चारों ग्रुप्स अलग है, मतलब पहले एटम पे दोनों ग्रुप और दूसरे एटम पे दोनों ग्रुप, ये चारों ही ग्रुप्स अलग है, तो इस केस में हम लोग रेफरेंस पॉइंट नहीं बना सकते। कोई बोलेगा हम आयोडीन और ब्रोमीन को लेंगे, कोई बोलेगा नहीं हम आयोडीन और CHO को लेंगे। तो हम लोग का पहले वाले स्ट्रक्चर में अगर कोई आयोडीन CHO लेता है तो सिस स्ट्रक्चर होगा, बट आयोडीन ब्रोमीन लेता है तो भी तो यहाँ पे ट्रांस स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो इस तरह के सिनेरियो में हम लोग सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर यूज ही नहीं कर सकते। इस तरह के केस में हम लोग EZ नोमेनक्लेचर यूज करते हैं। तो एक तो ये नोमेनक्लेचर का तरीका है सिस ट्रांस, और दूसरा नोमेनक्लेचर का तरीका EZ, और तीसरा एक और नोमेनक्लेचर का तरीका होता है, इस चीज को हम लोग सिन और एंटी नोमेनक्लेचर बोलते हैं। जैसे एंटी वर्ड से समझ में आ रहा है कि अपोजिट टाइप का कुछ होना चाहिए, बट इस तरह का नोमेनक्लेचर नाइट्रोजन से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर में किया जाता है, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है। तो जब इस तरह का केसेस हुआ जहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है तब उस केस में हम लोग सिन एंटी नोमेनक्लेचर करते हैं। EZ कहीं भी कर सकते हैं, EZ का तो ऐसा है कि कहीं भी नोमेनक्लेचर यूज कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिस ट्रांस में सेम ग्रुप अगर होंगे तो सिस ट्रांस यूज करेंगे। सिन एंटी में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम लोग को ध्यान रखना होता है, जैसे सिन एंटी वाले पार्ट में अगर सिमिलर टाइप का ग्रुप है तब उस केस में हम लोग अगर सिमिलर टाइप का ग्रुप सेम साइड में है तो इस चीज को सिन बोल दिया करेंगे, और अगर सिमिलर टाइप का ग्रुप हम लोग के अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहाँ CH3, अगर सिमिलर टाइप का ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में चला गया तो इसको एंटी बोल रहे हैं। एंटी का मतलब अपोजिट, ऐसा बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो एक तो सिन एंटी का ये तरीका पॉसिबल है। दूसरे वाले केस में भी हम लोग का जैसे नाइट्रोजन वाले पार्ट में अगर ग्रुप्स की बात करते हैं तो उस केस में जैसे हो सकता है दोनों लोन पेयर के रिस्पेक्ट में बात कर ले। अगर दोनों लोन पेयर सेम साइड में है तब उस केस में सिन वर्ड यूज कर लेंगे, दोनों लोन पेयर अपोजिट साइड में है तो उस केस में एंटी वर्ड यूज कर लेंगे। तीसरा एक तुम लोगों को ऑक्साइन का स्ट्रक्चर बताया था, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहाँ पे OH ग्रुप। तो इस केस में हम लोग इन जनरल ऐसा काम किया करते हैं कि OH वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में अगर हाइड्रोजन वाला पार्ट है तो इस केस में अगर H और OH वाला पार्ट सेम साइड में है तब इस चीज को हम लोग मतलब H और OH को सेम टाइप्स का मानते हुए काम करो, उसको हाइड्रोजन ही मानते हुए काम कर लो। तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में है, इस केस में हम लोग सिन वर्ड यूज करेंगे। बट अगर उसी ऑक्साइन वाले पार्ट में कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में OH ग्रुप और H ग्रुप अपोजिट साइड में चला गया तो एंटी नोमेनक्लेचर यूज करते हैं। लेकिन ये नोमेनक्लेचर इतना कंफ्यूजिंग टाइप का है कि
इस तरह के केस में मतलब जैसे मान लो अगर यहाँ H नहीं होता, यहाँ पे एक कार्बन चेन है और यहाँ दूसरा कार्बन चेन है, अब क्या बोलेंगे? तो इसीलिए इस सिन एंटी नोमेनक्लेचर को यूज नहीं किया जाता। इनफैक्ट ये अपने सिलेबस में भी नहीं है, एनसीईआरटी में कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा, तो आना नहीं चाहिए। वर्ड यूज करेंगे हम लोग सिन और एंटी, बट इसको कंफर्मेशन आइसोमरिज्म में यूज किया करेंगे हम लोग। इसको ज्योमेट्रिकल में बहुत रेयरली यूज करेंगे। तुम्हारे वर्कशीट में एक सवाल दे रखा है, बट ठीक है, बस उतने तक के लिए उसको सीखना, फिर भूल सकते हैं। हम लोग मेजर फॉर्म में इजेड नोमेनक्लेचर वर्ड यूज किया करेंगे और जनरल फॉर्म में सिस ट्रांस यूज करेंगे। सिस वाला पार्ट मतलब सिन, ट्रांस वाला पार्ट मतलब एंटी, ऐसा वर्ड यूज करते हुए काम कर सकते हैं। मतलब जनरलाइज फॉर्म में हम लोग सिन एंटी वर्ड की जगह पे सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर यूज करते हुए काम करेंगे। सिस का मतलब समझ लेना कि हम लोग सेम टाइप के ग्रुप सेम साइड में रख रहे हैं। ट्रांस का मतलब सेम टाइप के ग्रुप ज्यादा डिस्टेंस पे हैं। और बाकी इजेड नोमेनक्लेचर कैसे होता है, इस एक चीज का हम लोग को डिस्कशन करना है, जिसके लिए हम तुम लोगों को एक छोटा सा रूल मेंशन कर रहे हैं। मतलब एक वापस से हम लोग प्रायोरिटी टेबल की बात कर रहे हैं, बट बेसिकली यहाँ पे टेबल की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग प्रायोरिटी किसी भी ग्रुप का डिसाइड कर सकते हैं, और इस प्रायोरिटी वाले पार्ट को हम लोग जब डिसाइड करते हैं तो वहाँ पे हम लोग एक रूल के थ्रू काम करते हैं। और इस प्रायोरिटी का तुम्हारे नोमेनक्लेचर के प्रायोरिटी से कोई लेना देना नहीं है। इस चीज को हम लोग जैसे CIP रूल वाले पार्ट को कान इन गोल्ड प्रीलॉग रूल बोलते हैं, और इसी चीज को ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस भी बोला जाता है। ये दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, बट ठीक है, प्रेसिडेंस वर्ड नॉर्मली कहीं मिलेगा नहीं तुमको, हो सकता है रेयरली कहीं पे कुछ ऐसा वर्ड मिलने को मतलब देखने को मिल जाए। प्रेसिडेंस, CEDENC, ये दो वर्ड का थोड़ा ध्यान रखना। बेसिकली हम लोग हमेशा CIP रूल वर्ड यूज किया करेंगे। CIP रूल के बेसिस पे हम लोग ग्रुप्स के प्रायोरिटी की बात करते हैं। ग्रुप्स के प्रायोरिटी का मतलब जैसे ब्रोमीन है और क्लोरीन है, इन दोनों में ज्यादा प्रायोरिटी किसका होगा? जिसका ज्यादा प्रायोरिटी होगा उसको 1 नंबर बोलेंगे, जिसका लोअर प्रायोरिटी होगा उसको 2 नंबर बोलेंगे। और ऐसा नहीं है कि प्रायोरिटी फिक्स है ग्रुप का कि ब्रोमीन हमेशा नंबर 1 पे रहेगा। डिपेंड करता है कि हम लोग सामने कौन सा ग्रुप लेके चल रहे हैं। और क्योंकि वापस से बोल रहे हैं, नोमेनक्लेचर के प्रायोरिटी से इस चीज का कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल अलग टाइप का प्रायोरिटी डिसाइड करने का एक तरीका होता है। इस प्रायोरिटी वाले पार्ट को कैसे निकालते हैं CIP रूल के थ्रू, ये चीज थोड़ा हम लोग को जानना है। और तुमको जो नोट्स भेजा है मैंने, उस नोट्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में हम ये चीज का डिस्कशन नहीं करते हैं। नॉर्मली इस चीज को हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में क्लास 12 में डिस्कस करते हैं, मतलब CIP रूल वाले पार्ट को। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का नोट्स भेज देंगे, उसमें ये CIP रूल वाला पार्ट ऑलरेडी रहेगा, तो CIP रूल को वहां से आराम से पढ़ सकते हैं। रूल सेम है, वही रूल हम लोग आगे यूज करेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में, वही रूल हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में इजेड नोमेनक्लेचर के लिए भी आराम से फॉलो कर सकते हैं। रूल्स क्या है, उन रूल्स की बात करते हैं। बहुत सिंपल रूल है, ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना होता है। और उसमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये टर्म को हम लोग बार बार यूज किया करेंगे। तो उन रूल्स वाले पार्ट पे आते हैं हम लोग। सबसे पहला रूल हम लोग इस तरीके से कंसिडर करते हैं कि जैसे मान लो 2 ग्रुप दे रखा, तो एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इस कार्बन वाले पार्ट से हम लोग के पास 2 ग्रुप है। तो 2 ग्रुप का मतलब हम लोग प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 लिख सकते हैं आराम से। तो जो पहला कार्बन है इसके ऊपर भी 2 ग्रुप है, तो इस पार्टिकुलर कार्बन के ऊपर जो 2 ग्रुप है इस पे भी हम लोग प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 आराम से लिख सकते हैं। मतलब हम लोग जो डबल बॉन्ड है जिसके लिए ज्योमेट्रिक आइसोमर हो रहा है, जैसे ऊपर डिस्कस किया था, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो गया, तब क्या करेंगे? तो पहले कार्बन पे जो फ्लोरीन और क्लोरीन था, इन दोनों में डिसाइड करेंगे कि प्रायोरिटी 1 और 2 कौन सा है। तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो बस ये देखना है कि कार्बन से एसोसिएटेड ये जो ग्रुप है, उस ग्रुप में पहला बॉन्डेड एटम कौन सा है। मतलब कार्बन से एसोसिएटेड जो भी यहाँ ग्रुप दे रखा अपना, उसमें पहला बॉन्डेड एटम कौन सा है। पहला बॉन्डेड एटम का मतलब जैसे मान लो यहाँ पे केवल ब्रोमीन होता, तो पहला बॉन्डेड एटम ब्रोमीन ही है, सिंगल यही एक एटम ही है, तो ये फर्स्ट बॉन्डेड एटम होगा। बट अगर मान लो कि यहाँ पे हम लोग का फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के जगह पे ये स्ट्रक्चर दे रखा होता है, CH2 CH3, तो इस केस में या इस ग्रुप के केस में अगर मान लो नीचे क्लोरीन दे रखा हो, तो इससे कंपैरिजन करते हैं, तो नीचे वाले ग्रुप में फर्स्ट बॉन्डेड एटम क्लोरीन है, बट ऊपर वाले पार्ट में अगर हम लोग इस कार्बन से, जहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला पार्ट जिस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, तो इस कार्बन से जो अटैच्ड ग्रुप है ये पूरा का पूरा, इस पूरे ग्रुप वाले पार्ट में फर्स्ट बॉन्डेड एटम में कार्बन है और इस पे 2 हाइड्रोजन, फिर उसके बाद वापस उस पे एक कार्बन है जिसपे 3 हाइड्रोजन। मतलब इसके स्ट्रक्चर को अगर इलैबोरेट करें तो यहाँ पे हम लोग के पास फर्स्ट बॉन्डेड एटम वाले पार्ट में केवल ये कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है। एटम्स और भी हैं ग्रुप में, लेकिन ये फर्स्ट बॉन्डेड एटम के जैसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फर्स्ट बॉन्डेड एटम मतलब अपने उस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन स्ट्रक्चर से
अटैच जो कार्बन है उस कार्बन से अटैच्ड इस ग्रुप का पहला बॉन्डेड एटम कौन सा है, तो हम लोग का केवल ये कार्बन वाला पार्ट है। इसका मतलब हम लोग फर्स्ट बॉन्डेड एटम वाले पार्ट को कंसिडर अगर करना चाहेंगे तो इस कार्बन को कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल इसी चीज के ऊपर बेस्ड है, जिस ग्रुप का प्रायोरिटी डिसाइड करना है उस ग्रुप के फर्स्ट बॉन्डेड एटम को कंसिडर करो और उनके एटॉमिक नंबर वाले पार्ट को कंपेयर करो। मतलब जिन दोनों ग्रुप्स या जिन तीनों ग्रुप्स के प्रायोरिटी को हम लोग को कंपेयर करना है उसके फर्स्ट बॉन्डेड एटम पे जाओ और फर्स्ट बॉन्डेड एटम का प्रायोरिटी तीनों ग्रुप में कंपेयर करो, या 4 ग्रुप दे रखे तो चारों ग्रुप में कंपेयर करो, 2 ग्रुप दे रखे तो दोनों में कंपेयर करो। जिस ग्रुप में फर्स्ट बॉन्डेड एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको हम लोग हायर प्रायोरिटी देंगे। और हम लोग कहीं कहीं पे जैसे इस रूल के बारे में मेंशन किया रहता है मास नंबर, तो इन जनरल अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो मास नंबर ज्यादा होता ही होता है अपार्ट फ्रॉम आइसोटोप्स। अगर आइसोटोप्स रहा तब उस केस में जिसका मास नंबर ज्यादा होगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। अगर हम लोग इसी पूरे कंसेप्ट को मास नंबर के बेसिस पे करें तो एक मिनट अरविंद, अगर इसी चीज को हम लोग मास नंबर के बेसिस पे करें तो जिसका मास नंबर ज्यादा है उसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, बट अगर मास नंबर सेम होगा आइसोबार का केस तो उस केस में फिर हम लोग एटॉमिक नंबर पे फॉलो कर सकते हैं इस चीज को। अरविंद बोलो। सर आप पिछला 10 सेकंड में जो भी बोला उसको फिर से रिपीट करिए ना। जैसे हम लोग फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस वाले पार्ट की बात करते हैं, आइसोटोप में हम लोग हायर मास की बात करेंगे। अभी जस्ट बोला कि अगर आइसोटोप होगा तो जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं इस चीज को। हम लोग जो फर्स्ट बॉन्डेड एटम है उस फर्स्ट बॉन्डेड एटम वाले पार्ट के एटॉमिक नंबर को कंपेयर करते हैं। मतलब अगर हम लोग को ये 2 ग्रुप दे रखा और इन दोनों ग्रुप का प्रायोरिटी हम लोग को डिसाइड करना है CIP रूल के बेसिस पे, तो पहले ग्रुप में फर्स्ट बॉन्डेड एटम क्लोरीन है और दूसरे में फर्स्ट बॉन्डेड एटम केवल हाइड्रोजन है, बाकी सारे एटम्स सेकेंड बॉन्डेड एटम है। सेकेंड बॉन्डेड एटम का मतलब डायरेक्टली हम लोग का जो यहाँ कार्बन चेन है उस कार्बन से केवल यही कार्बन पहले बॉन्ड पे अटैच्ड है, बाकी जो अगला बॉन्ड है जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट बॉन्ड हो गया, उसके बाद ये पिंक वाले पार्ट को हम लोग सेकंड बॉन्ड आराम से ले सकते हैं। तो सेकंड बॉन्डेड एटम्स में 3 ग्रुप्स अटैच्ड है। सेकंड बॉन्डेड एटम से मतलब नहीं होगा, पहले फर्स्ट बॉन्डेड एटम्स को देखना है हम लोगों को। तो हम लोगों के सेकंड वाले ग्रुप में जो फर्स्ट बॉन्डेड एटम है वो केवल कार्बन है। इसका मतलब हम लोग दोनों ग्रुप में कंपैरिजन करते वक्त फर्स्ट बॉन्डेड एटम्स को देखेंगे और इनके एटॉमिक नंबर को कंपेयर करेंगे। दोनों में से फर्स्ट बॉन्डेड एटम का एटॉमिक नंबर जितने ज्यादा होगा वो हम लोग का ज्यादा प्रायोरिटी पे रहेगा। अगर एटॉमिक नंबर सेम हो गया मतलब आइसोटोप का केस आ गया, तब उस केस में जिसका मोलर मास ज्यादा होगा मतलब हेवियर आइसोटोप वाले पार्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दिया करेंगे। कहीं कहीं पे बुक्स में मास नंबर दे रखा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मास नंबर अगर ज्यादा होता है तो एटॉमिक नंबर नॉर्मली ज्यादा ही रहता है, तो इसलिए हम लोग मास नंबर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और मास नंबर में भी आइसो बार के केस में मास नंबर वाला पार्ट भी डेफिनेटली ये हो सकता है कि मतलब मास नंबर वाला पार्ट सेम रहे और एटॉमिक नंबर वाला पार्ट हम लोग का अलग हो जाए। इनफैक्ट कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका मास नंबर वाला पार्ट थोड़ा कम रह जाता है एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए हम लोग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही काम करेंगे। अगर हायर एटॉमिक नंबर है तो हम लोग का प्रायोरिटी वाला पार्ट हायर होगा फर्स्ट बॉन्डेड एटम का। कोई ऐसा पूछ सकता है कि अगर मान लो ये सवाल दे रखा CH2 CH3 और दूसरा ग्रुप दे रखा CH2OH, इसमें कंपेयर करना है, तो सबसे पहला काम फर्स्ट बॉन्डेड एटम देखा। तो फर्स्ट बॉन्डेड एटम के लिए पूरे स्ट्रक्चर को इलेबोरेट कर रहे हैं। कार्बन है, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन दे रखा, इसके ऊपर कार्बन वाला पार्ट दे रखा, इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन है। और दूसरे वाले केस में कार्बन, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन दे रखा और इसके जस्ट आगे ऑक्सीजन, इस पे 1 हाइड्रोजन दे रखा। तो इस केस में हम लोग का फर्स्ट बॉन्डेड एटम तो ये कार्बन हो गया, मतलब ये कार्बन वाला पार्ट फर्स्ट बॉन्डेड एटम है। दूसरे वाले केस में फर्स्ट बॉन्डेड एटम केवल कार्बन हो गया। तो फर्स्ट बॉन्डेड एटम तो दोनों में सेम है, पहले में भी कार्बन है दूसरे में भी कार्बन है, तो कैसे कंपेयर करें? तो फर्स्ट बॉन्डेड एटम से अगर कंपेयर नहीं कर सकते तो हम लोग सेकेंड बॉन्डेड एटम पे जाते हैं। अब पॉइंट ये है कि सेकेंड बॉन्डेड एटम में हम लोग के पास ये हाइड्रोजन वाला पार्ट भी है, नीचे का भी हाइड्रोजन है और कार्बन भी है। तो सेकेंड बॉन्डेड एटम में टोटल 3 ग्रुप्स है, तो कौन से ग्रुप को कंसिडर करें? तो ये देख लेना कि इन 3 ग्रुप्स में सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर कौन सा है। मतलब सेकेंड बॉन्डेड एटम में कार्बन चेन ही रहेगा मोस्टली, सेकेंड बॉन्डेड एटम में डेफिनेटली 3 ग्रुप्स होंगे, या हो सकता है 2 ग्रुप रहेगा तो उसको 3 में कन्वर्ट भी कर सकते हैं उस चीज में हम लोग, बट 3 ग्रुप्स होंगे। अब अगर 3 ग्रुप्स हैं और तीनों ग्रुप डिफरेंट है तो कैसे कंपेयर करेंगे? तो उन 3 ग्रुप में जिसका एटॉमिक नंबर सबसे हाईएस्ट होगा उसको देखना है अपने को। तो सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर कार्बन का हो गया, इसको कंसिडर करेंगे।
और दूसरे वाले केस में हम लोग का 3 ग्रुप में ऑक्सीजन वाला पार्ट है, तो इसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे हाईएस्ट है, इसको कंसिडर करेंगे। मतलब सेकंड वाले पार्ट में कंपैरिजन करते वक्त या सेकंड बॉन्डेड एटम्स पे कंपैरिजन करते वक्त हम लोग पहले वाले ग्रुप के सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, दूसरे वाले ग्रुप के सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड बॉन्डेड एटम में हम लोग के पास कार्बन ग्रुप दे रखा और दूसरे वाले केस में ऑक्सीजन दे रखा, एटॉमिक नंबर से वापस से कंपैरिजन करना है, सबसे हाईयर एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होगा, इसका मतलब ये सेकंड वाले ग्रुप का प्रायोरिटी ज्यादा निकल के आएगा। इनफैक्ट हम लोग जो वर्ड यूज किए थे नोमेनक्लेचर में, इनफैक्ट हम तो यूज किए भी नहीं थे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये जो वर्ड होता है, अगर उस फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस वाले पार्ट की बात करें तो जहां से तुमको पहला डिफरेंस वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, जैसे फर्स्ट बॉन्डेड एटम पे CH2 है, यहाँ भी CH2 है, कोई डिफरेंस नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे कार्बन है जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो हम लोग का फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इस सेकंड बॉन्ड से कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, जहाँ पे कार्बन की जगह ऑक्सीजन निकल के आ रहा। तो जहाँ पे हम लोग का फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस वाला पार्ट आएगा, केवल उस पॉइंट से कंपैरिजन करना शुरू करना, हमेशा पहला बॉन्डेड एटम, सेकंड बॉन्डेड एटम, थर्ड बॉन्डेड एटम मत देखना, जहां से तुमको फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस दिख गया केवल उस स्ट्रक्चर को इलेबोरेट करो और वहां से कंपैरिजन करना शुरू करो। जैसे हमको दिख रहा है कि CH2 वाला पार्ट और यहाँ पे हम लोग का कार्बन वाला पार्ट दे रखा है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग को CH2 वाला पार्ट और यहाँ पे ऑक्सीजन वाला पार्ट दिख रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम लोग ऑक्सीजन वाले पार्ट में दिख रहा है, तो हम लोग केवल यहीं से कंपैरिजन करते काम करेंगे, बाकी स्ट्रक्चर्स को छोड़ के भी काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पहले रूल्स की बात करेंगे, जितना बेसिक बताया इतना काफी है, अब रूल्स लिखेंगे, फिर रूल्स लिखने के बाद फिर से हम इन्हीं पॉइंट्स को रिपीट करेंगे, तब तुम लोग को सारी चीजें अपने आप समझ में आती चली जाएंगी। बट रूल्स को लिखने के लिए मतलब कुछ ही चीज समझाना जरूरी था। जैसे पहला रूल ऐसा मेंशन कर सकते हैं हम लोग, कंसिडर द फर्स्ट बॉन्डेड एटम्स in the given group and compare their atomic number. और इस केस में हम लोग आराम से मेंशन कर सकते हैं हायर एटॉमिक नंबर, हायर प्रायोरिटी, और हायर प्रायोरिटी का मतलब प्रायोरिटी में हम लोग उसको 1 नंबर देंगे, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं, हायर प्रायोरिटी। सेकेंड पॉइंट में जब रूल लिखेंगे तो उससे पहला वाला पॉइंट अपने आप समझ में आ जाएगा। इफ द फर्स्ट बॉन्डेड एटम is same, then consider the second bonded atoms and compare using their atomic number. सेकेंड बॉन्डेड एटम वाले पार्ट में जाएंगे हम लोग और उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कंपैरिजन करना है हम लोगों को। सेम रूल, मतलब जैसे हम लोग फर्स्ट वाले पार्ट में किए थे, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम ब्रैकेट में सेम एज रूल नंबर 1, और इसी के आगे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। इफ द सेकेंड बॉन्डेड एटम आर ऑल्सो सेम, atoms are also same, then consider the next bonded atoms and so on till the first point of difference. जहां पे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस तुमको दिखाई देगा, कंपैरिजन केवल वहां से करना। ये मत करना कि पहले फर्स्ट एटम देखा फिर सेकंड एटम देखा, पूरे स्ट्रक्चर में जहां से डिफरेंस दिखाई देगा सीधा वहां पे चले जाना और वहां के एटॉमिक नंबर वाले पार्ट को कंपेयर करना, वहां से हम लोग का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा फास्टली सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस वाला पार्ट के बेसिस पे एटॉमिक नंबर कंपेयर करते हुए हम लोग प्रायोरिटी वाले पार्ट को आराम से कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा स्ट्रक्चर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ, और ये पॉइंट काफी
इंपॉर्टेंट भी रहता है। इंपॉर्टेंट क्या, एक बार इसे याद हो जाएगा तो याद रह जाएगा, कोई दिक्कत चौथा नहीं रूल है ना? है। चौथा नहीं, तीसरा ही हुआ ना। पहला रूल ये हो गया, दूसरे में तो हम लोग अच्छा। बहुत सारी चीज को एक ही बार में कंसिडर कर लिया। ठीक है सर। थर्ड रूल वाले पार्ट में, इन केस ऑफ अनसैचुरेशन, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला पार्ट है, इन केस ऑफ अनसैचुरेशन कंसिडर द सूडो स्ट्रक्चर फॉर कंपैरिजन। और सूडो स्ट्रक्चर होता क्या है, इस एक चीज को हम लोग आगे एग्जांपल में मेंशन करेंगे, लेकिन हम लोग उस अनसैचुरेशन वाले पार्ट का सूडो स्ट्रक्चर बना के उसको कंपैरिजन करने के लिए यूज करेंगे। जैसे एक स्ट्रक्चर दे रखा है, दूसरा स्ट्रक्चर दे रखा है जिसमें एक अनसैचुरेशन है, तो अनसैचुरेशन वाले पार्ट में पहले सूडो स्ट्रक्चर बनाओ और फिर उसके बाद कंपैरिजन वाले पार्ट के लिए उस चीज को यूज करो। ऐसा हम लोग अनसैचुरेशन के केस में मेंशन किया करते हैं। फिर उसके बाद इन केस ऑफ आइसोटोप्स, जो ऊपर मेंशन भी किए थे, इन केस ऑफ isotopes, heavier isotopes are given higher priority। heavier isotopes वाले पार्ट को हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी दे देंगे। और उसके बाद एक पॉइंट ध्यान रखना है, लोन पेयर इज गिवन द लोएस्ट प्रायोरिटी। लोन पेयर अगर रहा तो लोन पेयर भी एक ग्रुप है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हम लोग कंसीडर किया इस चीज को हमेशा लोएस्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। और एक ऐसा चीज है जो पता नहीं कभी पूछेगा कि नहीं पूछेगा, लेकिन इसका एप्लीकेशन हम लोग कहीं पे यूज किए होंगे या कहीं पे यूज करेंगे। एक्चुअल में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में तो हमको नहीं लगता कि यूज करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में डेफिनेटली बताएंगे इस चीज को तुम लोगों को। और हो सकता है कि बहुत अच्छे लेवल का अगर सवाल पूछा जाए तो ये चीज पूछा जाए, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो आरएस नोमेनक्लेचर, ये मतलब सॉरी सीआईपी रूल जो है, ये सीआईपी रूल एनसीईआरटी में है ही नहीं। मतलब ये एक्चुअल में अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। जब हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करते हैं तो इजेड नोमेनक्लेचर आता है, और हम लोग जब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात करेंगे तो वहां पे एक आरएस नोमेनक्लेचर आता है। इन दोनों तरह के नोमेनक्लेचर के लिए हम लोग ये सीआईपी रूल का जरूरत पड़ता है। और ये जो आरएस नोमेनक्लेचर है, लोग नॉर्मली ऐसा बोला करते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में आरएस नोमेनक्लेचर वाला पार्ट अगर आता है तो कुछ एक रिलेशन निकालना, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, या फाइंड द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये रिलेशन निकालना आसान हो जाता है। बट क्योंकि एनसीईआरटी में आरएस नोमेनक्लेचर दे नहीं रखा, तो इसके बिना भी हम लोग को नोमेनक्लेचर वाला पार्ट सॉल्व करने आना चाहिए। और आरएस नोमेनक्लेचर सिलेबस से बाहर का चीज था, लेकिन लास्ट ईयर ये चीज एनसीईआरटी मतलब एनटीए के एग्जाम में आ गया था। तो अगर लास्ट ईयर एनटीए के एग्जाम में आ गया मतलब सिलेबस का पार्ट हो चुका है। मेडिकल में बाय डिफॉल्ट ये पहले से हमेशा से आता रहा है। मेडिकल में नीट के एग्जाम में, एग्जाम में दोनों जगह आता रहा है आरएस नोमेनक्लेचर, तो पहले से सिलेबस का पार्ट है। ये टॉपिक जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वापस से सीआईपी रूल एक बार वहां पे रिवाइज हो जाएगा। बट अगर मान लो कि हम लोग इस लास्ट पॉइंट की बात करें जो स्टार मार्क कर रखा है, कि इन सब सारे पॉइंट्स अगर हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते, मतलब पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 इससे कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो इस केस में हम लोग एक चीज का थोड़ा ध्यान रखा करेंगे। हम लोग का आर वाले पार्ट को हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कम्पेयर टू एस, और दूसरा जेड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कम्पेयर टू ई। इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू भी नहीं समझा सकते। इसको जब हम लोग नोमेनक्लेचर करना शुरू करेंगे, इजेड नोमेनक्लेचर, तभी बता पाएंगे। क्योंकि उसको ऐसा समझो कि जेड प्रायोरिटी मतलब एक जगह अगर जेड आइसोमर है, मतलब ओरिएंटेशन वाले पार्ट में जेड है और दूसरी जगह ई है, तो जेड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे हम लोग एज कम्पेयर टू ई। तो जब तक इजेड नोमेनक्लेचर नहीं आएगा तब तक हम लोग ये पॉइंट को एग्जांपल में पुटअप भी नहीं कर सकते। तो एक ये पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट होगा, जिसको थोड़ा ध्यान रखना होगा। जब एग्जांपल आएगा तो वहां पर हम लोग इस चीज को मेंशन करेंगे। हाँ बोलो सर एक बार ऊपर कीजिए ना, थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे बोलो। नहीं सर, पढ़ना था बस। अच्छा, जब हम लोग अनसैचुरेशन लेकर अभी करेंगे, सारा पॉइंट से डिस्कशन करेंगे, एक करके सारा पॉइंट दिखाएंगे और सब पे एग्जांपल पुट अप करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसको हम लोग अभी यूज नहीं कर रहे हैं, ये चीज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में यूज करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में इसके ऊपर बेस्ड हम एक एग्जांपल पुट अप करेंगे तुम लोग के सामने, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि जेड को हायर प्रायोरिटी दे रहे हैं हम लोग, तो ऐसा कब लेकर के आ रहा है, इस तरह का सिनेरियो कब निकल के आ रहा है। अब हम लोग एग्जांपल वाले पार्ट में, जैसे सबसे पहला पॉइंट है, कंसीडर द फर्स्ट बॉन्डेड एटम इन द गिवन ग्रुप, कंपेयर देयर एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। तो जैसे मान लो अगर हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं,
कि हम लोगों का ऐसा ग्रुप दे रखा था, कार्बन वाले पार्ट के ऊपर यहाँ फ्लोरीन और क्लोरीन दे रखा, और इन दोनों प्रायोरिटी डिसाइड करना अपने को। तो अगर 2 ग्रुप है तो 1 और 2 प्रायोरिटी होगा, यही एक ऑप्शन है। अगर 4 ग्रुप होता, जो आगे जाने के बाद कार्बन में एसोसिएट कर सकते हैं हम लोग कि एक कंपाउंड एक कार्बन के ऊपर जो 4 ग्रुप्स हैं उनका प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा आरएस नोमेनक्लेचर के लिए। तो अगर मान लो जैसे हम लोग के पास ऐसा ग्रुप दे रखा, फ्लोरीन ग्रुप है, दूसरा क्लोरीन ग्रुप है, ब्रोमीन ग्रुप है और आयोडीन ग्रुप है, तो इन चारों में प्रायोरिटी डिसाइड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट एटम की बात करेंगे हम लोग। तो जो फ्री वैलेंसी है, इन फ्री वैलेंसी वाले पार्ट में फर्स्ट बॉन्डेड एटम फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन और आयोडीन है। और इन चारों का एटॉमिक नंबर कंपेयर करो। एटॉमिक नंबर में आयोडीन सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर का होगा, इसका मतलब सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी, फिर ब्रोमीन वाला पार्ट, फिर थर्ड प्रायोरिटी और फोर्थ प्रायोरिटी आराम से बोल सकते हैं। तो फर्स्ट बॉन्डेड एटम के बेसिस पे काम कर लिया। मान लो जैसे कि स्ट्रक्चर दे रखा, कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है, फ्लोरीन ग्रुप है, CH3 ग्रुप है और NH2 ग्रुप है, और इसमें हम लोग को इस कार्बन से एसोसिएटेड चारों ग्रुप्स का प्रायोरिटी डिसाइड करना है। उसी कार्बन का प्रायोरिटी क्यों डिसाइड कर रहे हैं, नीचे वाला का क्यों डिसाइड नहीं कर रहे, इसके पीछे एक रीजन है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में आएगा। तो अगर हम लोग इस कार्बन वाले पार्ट के ऊपर जो 4 ग्रुप दे रखे हैं, OH ग्रुप, फ्लोरीन ग्रुप, NH2 ग्रुप और CH3, इन चारों ग्रुप का अगर प्रायोरिटी डिसाइड करना है तो कंपैरिजन करने के लिए हम लोग के पास OH ग्रुप वाले पार्ट में फर्स्ट बॉन्डेड एटम वाला पार्ट ऑक्सीजन मिल जाएगा। अगर हम लोग सेकेंड ग्रुप को बोले फ्लोरीन, तो फर्स्ट बॉन्डेड एटम फ्लोरीन मिल जाएगा। इस कार्बन से नीचे वाले ग्रुप में, NH2 ग्रुप में फर्स्ट बॉन्डेड एटम हम लोग के पास नाइट्रोजन वाला पार्ट आ जाएगा, और CH3 वाले ग्रुप में हम लोग का जो फर्स्ट बॉन्डेड एटम है वो कार्बन ही निकल के आएगा। तो अगर हम लोग फर्स्ट बॉन्डेड एटम के बेसिस पे कंपैरिजन करना शुरू करें तो हम लोग का सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर फ्लोरीन में है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी, फिर ऑक्सीजन वाले पार्ट में सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी, फिर नाइट्रोजन वाले पार्ट में थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी, और उसके बाद हम लोग फोर्थ हाईएस्ट प्रायोरिटी में आराम से, और हाईएस्ट तो क्या उसको लोएस्ट बोल सकते हैं, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप CH3 को कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग का डबल बॉन्ड है तो उसमें 2 ग्रुप रहेगा। अगर इस तरह का कार्बन हुआ जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट है तो इसमें चारों ग्रुप्स की प्रायोरिटी हम लोग आराम से डिसाइड करते हुए काम कर सकते हैं। मान लो अगर ये ग्रुप दे रखा CH2Cl और OH, और इन दोनों का प्रायोरिटी डिसाइड करना है, तो ऑल्दो यहाँ पे क्लोरीन वाला पार्ट है जिसका एटॉमिक नंबर हाइयर होता है, लेकिन फर्स्ट बॉन्डेड एटम क्लोरीन नहीं है। अगर हम लोग CH2Cl में फर्स्ट बॉन्डेड एटम की बात करें तो फ्री वैलेंसी से जो ग्रुप अटैच्ड है वो फर्स्ट बॉन्डेड एटम, मतलब कार्बन वाला पार्ट फर्स्ट बॉन्डेड एटम है, जबकि दूसरे वाले केस में ऑक्सीजन वाला पार्ट, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, मतलब हायर प्रायोरिटी CH2Cl को हम लोग थर्ड प्रायोरिटी पे आराम से प्लेस कर सकते हैं। तो ओवरऑल ग्रुप क्या है कोई मतलब नहीं होगा, फर्स्ट बॉन्डेड एटम क्या है इस एक चीज से मतलब होगा, प्रायोरिटी इसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। पहले रूल में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, केवल फर्स्ट रूल में। और अगर डाउट नहीं है तो फिर सेकंड रूल वाले पार्ट पे, सेकंड रूल वाले पार्ट को एक बार रीड करो, फिर उसके बाद सेकंड रूल के बेसिस से एग्जांपल पुट अप करेंगे। चलो ध्यान दो, अगर फर्स्ट बॉन्डेड एटम सेम है तो हम लोग सेकंड बॉन्डेड एटम पे जाया करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा, CH3, दूसरा C2H5, तो CH2 CH3 लिख लेते हैं, तीसरा, चलो ऐसा ही कर लेते हैं अभी के लिए, C2H5, तीसरा C3H7। तो CH3 वाला पार्ट तो चलो CH3 है, दूसरे वाले केस में C2H5 को हम लोग CH2 CH3 लिख सकते हैं, थर्ड वाले केस में CH2 CH2 CH3 लिख सकते हैं। फर्स्ट बॉन्डेड एटम कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो फर्स्ट बॉन्डेड एटम तो सेम है, उसको छोड़ दिया। जब सेकंड बॉन्डेड एटम की बात करेंगे तो सेकंड बॉन्डेड एटम वाले पार्ट में हम लोग के पास 3 एटम्स है, तो इन तीनों में जिसका एटॉमिक नंबर सबसे हाईएस्ट होगा उस चीज को देखना है अपने को। और एटॉमिक नंबर वाले पार्ट में तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन को यूज करके कंपेयर करेंगे। दूसरे वाले केस में हम लोग का कार्बन का एटॉमिक नंबर हाईएस्ट है, तो यहाँ पे कार्बन को यूज करके कंपेयर करेंगे। और तीसरे वाले केस में कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन, फिर CH2 CH3 दे रखा, तो काम करते हैं यहाँ पे CH2 और उसके बाद यहाँ पे CH3 वाला पार्ट, इसमें भी हाइड्रोजन को इलेबोरेट कर देते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो थर्ड वाले केस में भी सेकंड बॉन्डेड एटम में कार्बन है, तो इसका मतलब थर्ड में भी कार्बन से कंपेयर करेंगे। अब पॉइंट ये है कि हम लोगों का पहले वाले पार्ट में फर्स्ट बॉन्डेड एटम कार्बन है, दूसरे में फर्स्ट बॉन्डेड एटम कार्बन, थर्ड में भी फर्स्ट बॉन्डेड एटम कार्बन,
उससे तो हम कंपेयर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन सेकंड बॉन्डेड एटम में हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, तो सेकंड और थर्ड में कंपेयर तो नहीं कर पा रहे, बट पहले में तो कंपेयर कर सकते हैं ना कि हाइड्रोजन है मतलब सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी होगा। तो 3 ग्रुप में सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी थर्ड, इसको आराम से मिल गया। जब एक ग्रुप का प्रायोरिटी तो डिसाइड हो गया, अब सेकंड बॉन्डेड एटम से कंपैरिजन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे, और उसमें भी एक चीज ध्यान रखना, सेकेंड बॉन्डेड एटम में जो सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला पार्ट है, अगर उससे कंपेयर नहीं कर पा रहे तो सेकेंड बॉन्डेड एटम में ही जो सेकेंड हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होगा उससे कंपैरिजन करना। बट क्योंकि यहाँ दोनों जगह हाइड्रोजन है तो एग्जैक्टली सेम ग्रुप है, कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब पहले वाले में CH2, दूसरे वाले में CH2 और एक कार्बन, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाले से कंपेयर नहीं किए तो सेकंड हाईएस्ट पे गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, कंपैरिजन अभी भी नहीं हो पा रहा। तब थर्ड बॉन्डेड एटम पे जाएंगे। थर्ड बॉन्डेड एटम का मतलब क्या होता है, इस चीज की बात करते हैं। ये पिंक वाले बॉन्ड से एसोसिएटेड जो ग्रुप है ये फर्स्ट बॉन्डेड एटम होगा। फिर उसके बाद जो हम लोग का ये व्हाइट वाला पार्ट है, इस पार्ट से एसोसिएटेड जो बॉन्ड्स होंगे ये सेकंड बॉन्डेड एटम। मतलब यहाँ पे कोई भी एक ग्रुप है उस कार्बन से एसोसिएटेड जो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम है फर्स्ट बॉन्डेड एटम, और उस फर्स्ट बॉन्डेड एटम से जो डायरेक्टली एटम से अटैच्ड है वो सेकंड बॉन्डेड एटम। जो सेकंड बॉन्डेड एटम से डायरेक्टली अटैच्ड ग्रुप है, मतलब ये तीनों ब्लू वाले बॉन्ड्स, इन सबको हम लोग थर्ड बॉन्डेड एटम बोल सकते हैं। तो अपने थर्ड बॉन्डेड एटम वाले पार्ट में ये 3 ग्रुप है, तीनों में एटॉमिक नंबर वाला पार्ट हाइड्रोजन ही दे रखा, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है। जबकि आगे वाले केस में तीनों ग्रुप्स में कार्बन वाला पार्ट हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है। मतलब सेकंड स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन और थर्ड स्ट्रक्चर में कार्बन के बेसिस पे कंपैरिजन करना है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है ऑब्वियसली, तो ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी निकल के आ जाएगा, जबकि हम लोग का C2H5 सेकंड प्रायोरिटी निकल के आएगा। अब इसको एक और तरीके से कंपेयर कर सकते थे, मतलब इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना के एटलीस्ट कार्बन में तो कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं है। तो जैसे एक चीज देखो, CH3 को CH2H लिख दिया, फिर उसके बाद C2H5 वाले पार्ट को CH2CH2H लिख दिया, और C3H7 को CH2CH2CH3 लिख दिया। तो CH2CH2CH2 फर्स्ट पॉइंट से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस वाला पार्ट यहाँ तक तो नहीं है, उसको छोड़ के आगे बढ़े तो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, और यहाँ पे भी कार्बन है। तो हाइड्रोजन सबसे लोएस्ट एटॉमिक नंबर, मतलब सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी ये हो गया। बट उसके आगे फिर से CH2 है, यहाँ भी CH2 है, तो इन दोनों में CH2 तक कंपेयर नहीं कर सकते। तो उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन वाला पार्ट दे रखा है और यहाँ वाले पार्ट में कार्बन वाला पार्ट दे रखा है। तो हाइड्रोजन और कार्बन वाले पार्ट में एटॉमिक नंबर कार्बन का ज्यादा होगा, मतलब ये सेकंड प्रायोरिटी हो गया और ये फर्स्ट प्रायोरिटी। इस तरीके से भी कंपेयर कर सकते हैं, मतलब अपने सहूलियत के हिसाब से तुमको स्ट्रक्चर जैसे इमेजिन करना है, जैसे स्ट्रक्चर को नोट करना है, वैसे नोट करके आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं। ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से काम नहीं हो पाया, सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस से एक का काम हो गया, फिर थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम लोग का आराम से दूसरे वाले पार्ट का और तीसरे वाले पार्ट का काम हो गया। ये हम लोग का रूल नंबर 2 था। सर अगर फर्स्ट बॉन्डेड कार्बन से अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और कार्बन अटैच रहता है और उससे कोई हाँ, ग्रुप अटैच रहता है तो उसको भी ले सकते हैं ना थर्ड बॉन्डेड एटम्स एक जैसा। बार फिर से बोलो कैसा स्ट्रक्चर होगा। मान लो यहाँ पे कार्बन जो है इसके ऊपर क्या बोल रहा है ग्रुप, इसके ऊपर जैसे एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, ठीक है, मतलब एक और कार्बन, ठीक है। और ये वाला जो नीचे वाला कार्बन है उससे फिर अटैच्ड है कोई ग्रुप, ठीक है, बोलो कौन सा ग्रुप। कोई भी, जैसे ऑक्सीजन अटैच्ड है OH ग्रुप और H ठीक है, अटैच्ड है, ठीक है। और वो चेन हॉरिजॉन्टली जा रहा है चेन। CH2 ऐसा बोल रहा है, ठीक है। हाँ, तो थर्ड बॉन्डेड एटम हम लोग OH को भी ले सकते हैं ना। थर्ड बॉन्डेड एटम में OH वाले पार्ट को ही लेना होगा, क्योंकि इधर भी चेन में हम लोग का जैसे फर्स्ट बॉन्डेड एटम हो गया और ये सेकंड बॉन्डेड एटम में पिंक वाले पार्ट को ले लिए, और ऑरेंज वाले पार्ट को थर्ड बॉन्डेड एटम में लेना है। तो सेकंड बॉन्डेड एटम्स में नीचे जो ग्रुप अटैच्ड है ये भी थर्ड बॉन्डेड एटम हो जाएगा, या ऑक्सीजन भी थर्ड बॉन्डेड एटम हो जाएगा, ऊपर वाले पार्ट में भी दोनों हाइड्रोजन और कार्बन थर्ड बॉन्डेड एटम होगा। तो कंपैरिजन हम लोग ऑक्सीजन के बेसिस पे कर लेंगे, क्योंकि थर्ड बॉन्डेड एटम में बहुत लार्ज, ऑल्दो हम इस तरह का सवाल आज तक देखे नहीं है कभी, एक्चुअल में सही बताया तो इस तरह का सवाल नहीं, क्योंकि मतलब CIP रूल में बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप के रूल्स हो सकते हैं। तो हम लोग के क्योंकि सिलेबस में भी नहीं है और हम लोग बहुत ज्यादा इसमें इंटेंसिव क्वेश्चन की बात नहीं करते हैं, तो इसीलिए हमको भी नहीं पता कि इसमें क्या हो सकता होगा। लेकिन अगर थर्ड बॉन्डेड एटम के बेसिस पे बात करते हैं तो उसको ऐसा समझ लो, ये जैसे एक कार्बन दे रखा, इसके ऊपर हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक कार्बन स्ट्रक्चर है, और उसके अलावा फिर उसको ऐसा सिमेट्रिकली हम प्लेस कर देते हैं। कार्बन है, यहाँ पे एक और कार्बन वाला पार्ट दे रखा, फिर उसके बाद एक हाइड्रोजन वाला पार्ट दे रखा है यहाँ पे,
और इसके बाद फिर हम लोगों का इस कार्बन वाले पार्ट पे 2 हाइड्रोजन वाला ग्रुप दे रखा है और इस कार्बन वाले पार्ट पे हम लोगों का एक CH2 ग्रुप दे रखा है। तो नीचे वाले पार्ट पे भी हम लोग 2 हाइड्रोजन वाला पार्ट लेके चल रहा है और एक ऑक्सीजन ग्रुप लेके चल रहा है। तो ऐसा जब सिमेट्रिकल डिवीजन होगा तो ये हम लोगों का फर्स्ट बॉन्डेड एटम वाला पार्ट निकल के आएगा। ये पार्ट फर्स्ट बॉन्डेड एटम, यहाँ से यहाँ तक लेकर के सेकंड बॉन्डेड एटम। हाइड्रोजन वाले पार्ट को कंसिडर करो, थोड़ा उसको और दूसरे सेंस में लगा देते हैं। ऐसा यहाँ पे भी हाइड्रोजन वाले पार्ट को इस तरीके से प्लेस कर दिया। तो ये पार्ट सेकंड बॉन्डेड एटम वाला पार्ट हो गया अपना हाइड्रोजन कार्बन कार्बन। फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा सर्कल थर्ड बॉन्डेड एटम वाला पार्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये पूरा का पूरा पार्ट थर्ड बॉन्डेड एटम में कंसिडर करते हुए चल रहा है। तो हम लोग का जो ये रिप्रेजेंटेशन है कार्बन का, ये बहुत एब्सर्ड रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा कंपैरिजन करने के लिए। लेकिन अपना जो पॉइंट है उस पॉइंट के हिसाब से अगर बात करें तो ये थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फिर इसके बाद अगर मान लो यहाँ पे कार्बन ही है तो इस कार्बन पे और भी ग्रुप्स होगा। तो एक ग्रुप, यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप और यहाँ तीसरा ग्रुप, ये पार्ट अपना फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस में आएगा। तो इस तरीके से एक सर्कल 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 टाइप का हम लोग स्ट्रक्चर बनाते जा रहे हैं। जहां पे डिफरेंस दिखाई दिया उस पॉइंट के हिसाब से कंपैरिजन करना होगा। ठीक है, ऑल्दो इतना बड़ा सवाल हम तो नहीं देखे आज तक, पूछना भी नहीं चाहिए, सेंस नहीं बनता है इस चीज का। और कोई डाउट किसी को, या कुछ पॉइंट पूछना है किसी को सेकेंड पॉइंट से रिलेटेड? अगर नहीं है तो फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट वाले पार्ट की बात करते हैं। एक बार देख लेते हैं थर्ड पॉइंट क्या था। इन केस ऑफ अनसैचुरेशन कंसीडर द सूडो स्ट्रक्चर फॉर कंपैरिजन। ये पॉइंट थोड़ा एक बार सीखने के लिए होगा। जैसे अनसैचुरेशन का मतलब ऐसा समझो कि हम लोग का डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर हम लोग का ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। और अनसैचुरेशन में हम लोग कैसे सूडो स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस एक रूल का थोड़ा ध्यान रखना। जितने पाई बॉन्ड है उसको इक्विवेलेंट सिग्मा बॉन्ड कंसिडर कर लेना। और जो सिग्मा बॉन्ड हो तो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका जब सूडो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ए एटम है और ए एटम और बी एटम के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, तो जो सिग्मा बॉन्ड है उसको वैसे के वैसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने पाई बॉन्ड है एग्जैक्टली उतने इक्विवेलेंट सिग्मा बॉन्ड कंसिडर कर लेना है। मतलब ए एटम वाले पार्ट के ऊपर हम लोगों का एक पाई बॉन्ड था तो इस पे एक सिग्मा बॉन्ड कंसिडर कर लेना है। वो पाई बॉन्ड हटा देना है वहां से, केवल एक सिग्मा बॉन्ड कंसिडर कर लेना है। और बी एटम के ऊपर भी हम लोग के पास एक पाई बॉन्ड है, वहां पे भी इक्विवेलेंट एक सिग्मा बॉन्ड कंसिडर कर लेना है। तो इस केस में ए के ऊपर जो डबल बॉन्ड था उसको 2 सिग्मा में कन्वर्ट कर दिया। दूसरे वाले स्ट्रक्चर में ए के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। और जो बी एटम है उसका 1 सिग्मा ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, तो उसमें भी 2 सिग्मा बॉन्ड कंसिडर कर सकते हैं। तो जितने बॉन्ड्स हैं उन सबको सिग्मा बॉन्ड एज्यूम करते हुए काम करना होता है। और जो एटम्स आपस में एसोसिएटेड है उन्हीं को उन्हीं बॉन्ड्स के साथ रखना है। मतलब ए के साथ डबल बॉन्ड वाले पार्ट के पास बी था, तो इसका मतलब दोनों सिग्मा बॉन्ड पे बी एटम होगा। और बी वाले पार्ट में डबल बॉन्ड से ए अटैच था, तो दोनों सिग्मा बॉन्ड पे ए एटम को रखेंगे। सिमिलर टाइप से दूसरे स्ट्रक्चर वाले पार्ट में ए के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड पे बी था, तो एक सिग्मा बॉन्ड पे बी और बाकी दोनों सिग्मा बॉन्ड पे बी रखेंगे। और बी के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड से ए अटैच था, तो यहाँ पे भी दोनों सिग्मा बॉन्ड पे ए वाले पार्ट को रखेंगे। ऑल्दो एक चीज है कि जो बी एटम है उसके ऊपर ग्रुप को डालने की जरूरत नहीं है, हम लोग का इतने स्ट्रक्चर से काम हो जाता है। अगर कभी भी सूडो स्ट्रक्चर आएगा तो इतने स्ट्रक्चर से अपना काम हो जाता है। इसलिए इस पार्ट को बनाओ या ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनाओ तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। तो केवल फर्स्ट एटम से अगर अनसैचुरेशन है तो उसके ऊपर कितने इक्विवेलेंट सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए ये चीज देखना है। जैसे दूसरे वाले केस में ए के ऊपर 2 बी है, 1 बी और है, इतने से अपना काम हो जाएगा। मतलब हम लोग को पूरा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग केवल इतने स्ट्रक्चर से आराम से काम कर सकते हैं। तो अगर अनसैचुरेशन रहा तो पहले ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ और इस स्ट्रक्चर को दूसरे कंपाउंड के स्ट्रक्चर से कंपेयर करने के लिए यूज करो। जैसे अगर मान लो कि हम लोगों का ये कंपाउंड दे रखा CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा कंपैरिजन करना है हम लोगों को OH ग्रुप के साथ, या फिर OH ग्रुप के साथ नहीं लेते हैं, CH2OH ग्रुप के साथ। तो कैसे कंपेयर करेंगे? तो कंपैरिजन करने के लिए पहले यहाँ अनसैचुरेशन है तो सूडो स्ट्रक्चर बनाएंगे। सूडो स्ट्रक्चर में जैसे कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन तो दे रखा, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। उसके अलावा इसके ऊपर एक कार्बन का बॉन्ड है जिसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है, तो CH2 वाले पार्ट को डाल दिया। और इस केस में जो पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक करके सिग्मा में कन्वर्ट कर दो, यहाँ पे कार्बन वाले पार्ट को एसोसिएट कर लो। तो सीधा बस जो चीज पाई बॉन्ड पे एसोसिएटेड था उसको सिग्मा में कन्वर्ट कर देना है।
तो इस डबल बॉन्ड वाले पार्ट को जब हम लोग 2 सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट किए तो पहले एटम से दूसरा कार्बन एटम अटैच था, तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड पे कार्बन एटम बना देंगे। मतलब जो सूडो स्ट्रक्चर वाले पार्ट में पाई बॉन्ड को इक्विवेलेंट सिग्मा बॉन्ड में डाले, उसके लिए ये स्ट्रक्चर बना दिया। दूसरे वाले पार्ट पे स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी काम चल जाएगा। सेकंड वाले स्ट्रक्चर को जब कंपेयर करेंगे तो CH2OH वाला पार्ट दे रखा। इस केस में पहले कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है और उसके अलावा एक ऑक्सीजन वाला पार्ट। तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर हम लोगों के ऑक्सीजन वाले पार्ट का ही है। यहाँ पे तीनों एटम कार्बन है, बट हाईएस्ट एटॉमिक नंबर तो केवल कार्बन का है, और दूसरे वाले केस में हाईएस्ट एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का है। इसका मतलब हम लोग के ऑक्सीजन को सेकेंड बॉन्डेड एटम में जब कार्बन से कंपेयर करेंगे तो हम लोग का CH2OH वाले पार्ट का प्रायोरिटी हायर हो जाएगा, और जो अल्कीन वाला पार्ट है उसका प्रायोरिटी हम लोग आराम से लोअर रख सकते हैं। तो पहले सूडो स्ट्रक्चर बनाओ, और सूडो स्ट्रक्चर बनाने के बाद दूसरे स्ट्रक्चर से कंपेयर करके आराम से स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं। तो अभी कोई डाउट किसी को? और अगर इसमें डाउट नहीं है तो उसके आगे के पॉइंट्स में हम लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट है इसको याद रखना है। हेवियर आइसोटोप को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम वाले पार्ट में। अगर हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हुआ तो इस केस में हम लोग का हाईएस्ट एटॉमिक नंबर ट्रिटियम का, ड्यूटेरियम का। प्रोटीन के लिए अभी से 2 साल पहले 2017 वाले बैच में, उसमें एक स्टूडेंट था जो 2018 में 12th में गया था, उन लोग ये टॉपिक पढ़ा रहे थे। तो इस क्वेश्चन में जब हम लिखे उधर हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम ये सब लिखे, तो सब कुछ समझाने के बाद लास्ट में पूछता है कि सर वहाँ -T -D -H क्यों लिख रखा है? तो इसलिए हमको हंसी आ गया, उसका नाम ही -T -D रख दिया। तो उसके बाद मतलब उसको ये नहीं समझ में, वो 12th क्लास का स्टूडेंट, 11th की बात नहीं कर रहा है, तो 12th क्लास में चला गया, चिन्मय स्कूल में पढ़ता था, उसको ये -T -D -H लग रहा था। उसको ये नहीं पता कि डैश वाला पार्ट में हम लोग लिख रहे हैं, ऐसा काम कर। इसलिए हम उसके बाद से ये एक्सप्लेन करने लग गए कि यहाँ पे डैश वाले पार्ट का मतलब फ्री वैलेंसी है। उसके पहले हम नहीं बोला करते थे इस चीज को। तो -T -D और -H में -T का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा, -H का प्रायोरिटी सबसे कम होगा। ठीक है, इस एक चीज का ध्यान रखना। और लोन पेयर को हम लोग लोएस्ट प्रायोरिटी देते हैं, ये बिल्कुल फिक्स्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मान लो अगर हम लोग को EZ नोमेनक्लेचर करना है तो इसकी बात करते हैं। EZ नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग रेफरेंस लेवल में बात करेंगे। अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वाला पार्ट सेम साइड में है तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग Z वर्ड यूज करेंगे, और अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वाला पार्ट हम लोग के अपोजिट साइड में है तब इस केस में हम लोग E वर्ड यूज करेंगे। अब ये कैसे याद रहेगा कि E वर्ड और H वर्ड, मतलब E वर्ड और Z वर्ड कैसे यूज कर सकते हैं? तो एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, जो E वाला पार्ट है ये एंड गेगोन वर्ड से आया है, मतलब एंड गेगोन का जो पहला लेटर है उससे हम लोग E वर्ड यूज करते हैं। तो एंड गेगोन वाले पार्ट में एंटी टाइप का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। तो एंटी टाइप का प्रोनाउंसिएशन दिख रहा है, मतलब हम लोग का हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वाला पार्ट एंटी पोजीशन पे है। कोई बोल सकता है सर लोएस्ट प्रायोरिटी से भी तो कर सकते हैं, तो जब हाईएस्ट प्रायोरिटी अपोजिट है तो लोएस्ट प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट अपोजिट है। तो एंड गेगोन मतलब एंटी स्ट्रक्चर में हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप रहेगा। और जेड वाला पार्ट जो वर्ड आया है वो जूसामैन वर्ड से आया है, बट इससे कोई एसोसिएशन ले नहीं सकते, तो इसलिए सीधा ई के थ्रू याद रखना। ई वाला पार्ट मतलब एंड गेगोन एंटी स्ट्रक्चर, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एंटी पोजीशन पे होने चाहिए। तो फिर दूसरा पार्ट जिसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में होंगे तो वहां पे हम लोग आराम से जेड नोमेनक्लेचर यूज कर सकते हैं। जैसे ऊपर जो स्ट्रक्चर मेंशन किया था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, आयोडीन क्लोरीन, ब्रोमीन फ्लोरीन, अगर इसमें इजेड नोमेनक्लेचर करना है तो पहले कार्बन के ऊपर दोनों ग्रुप्स का प्रायोरिटी डिसाइड करो। तो पहला बॉन्डेड एटम ब्रोमीन, पहला बॉन्डेड एटम फ्लोरीन, हायर प्रायोरिटी हम लोग के ब्रोमीन का होगा और फ्लोरीन का सेकंड प्रायोरिटी। दूसरे कार्बन के ऊपर दोनों ग्रुप का प्रायोरिटी आपस में डिसाइड करो। तो आयोडीन का पहला प्रायोरिटी, फ्लोरीन का दूसरा प्रायोरिटी। अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मतलब ग्रुप नंबर 1 सेम साइड में है तो जेड नोमेनक्लेचर हो जाएगा, अगर अपोजिट साइड में होता तो आराम से ई नोमेनक्लेचर मेंशन कर सकते थे। लोन पेयर में भी इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो सिन एंटी वाला पार्ट था वहां पे भी इस चीज को हम लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। मान लो अगर ये ग्रुप दे रखा है तो इस केस में पहले कार्बन पे मतलब उस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशनल स्ट्रक्चर के अलॉन्ग जो एटम्स है उसमें कार्बन एटम के ऊपर हाइड्रोजन है और CH3 है, इसमें हायर प्रायोरिटी कार्बन का होगा क्योंकि पहला बॉन्डेड एटम कार्बन है। और दूसरे वाले केस में OH और लोन पेयर को हमेशा लास्ट प्रायोरिटी देंगे हम लोग, तो ऊपर वाले ग्रुप को हाईएस्ट प्रायोरिटी दे देंगे। तो 1 और 1 पोजीशन एंटी पोजीशन पे है, इसका मतलब आराम से ई कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं।
तो सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर तुम लोगों को समझ में आ ही गया हो तो खैर बचपन से सीख रखे हैं। और उसके अलावा इजेड नोमेनक्लेचर वाला पार्ट जो मेजरली यूज कर सकते हैं और सिन एंड टी वाला पार्ट कंसिडर किया जा सकता है काम के लिए। हाँ अरविंद बोलो। इजेड जो हम लोग यूज करेंगे हम लोग नेम में कहाँ लिखेंगे इजेड? ऐसा लिखने का तरीका होता है जैसे मान लो कि अगर ये कंपाउंड दे रखा है, बड़ा हम सिंपल सा एग्जांपल पुट अप कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं तो 4 का कार्बन चेन है जिसके सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट टू इन वाला पार्ट मेंशन कर दिया। अब इस केस में ब्यूट टू इन लिखो, टू ब्यूटीन लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर एक ही डबल बॉन्ड है जहां पे हम लोग का सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर हो सकता है, तो यहाँ वाले पार्ट में सिस स्ट्रक्चर है तो हम लोग सिस ब्यूट टू इन वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। सिमिलर टाइप से इजेड नोमेनक्लेचर यहीं पे मेंशन कर दो। यहाँ पे क्या बोलते हैं, कौन सा होना चाहिए इसमें, हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में, इसका मतलब जेड वाला पार्ट, तो जेड के साथ ड्यू टू इन वर्ड मेंशन कर सकते हैं। अगर मान लो ऑल्दो इजेड नोमेनक्लेचर, क्या बोल रहे हैं, जो जी है वो जर्मन है ना? जी जो है वो जर्मन है ये तो हमको नहीं पता, ये जनरल नॉलेज का सवाल हमको नहीं मालूम है। वैसे वर्ड से तो वैसा ही लग रहा है, बट जुस्सा मैन कोई वर्ड तो हो नहीं सकता, किसी का टाइटल हुआ तो अलग चीज है, पता नहीं, ठीक है। तो जैसे एक चीज हो सकता है कि अगर 2 डबल बॉन्ड है, तो अगर 2 डबल बॉन्ड होगा तो फिर हम लोग सबसे शुरुआत में कैसे लिखे, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, जो ऑर्डर होता है जैसे मान लो 2,3 करके कुछ हुआ तो इसके इसमें Z, E लिख दिया, तो पहले वाले पार्ट में ऐसा हो गया, या फिर ऐसा लिख दिया 2Z और उसके अलावा 3E, तो उससे पता चल जाएगा कि हम लोग का जो डबल बॉन्ड वाला पार्ट है उस डबल बॉन्ड वाले पार्ट में कौन से नंबरिंग वाले डबल बॉन्ड का, मतलब 2-3 डबल बॉन्ड तो नहीं रहेगा, 2-3 हो पाएगा क्या, हाँ 2-3 एलियंस के केस में हो पाएगा, लेकिन वहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हो पाएगा। मान लो 2-5 है तो 2Z 5E और उसके नोमेनक्लेचर वाला पार्ट मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर में हम लोग इस चीज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट क्योंकि इजेड नोमेनक्लेचर भी अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है तो ऐसा नोमेनक्लेचर पूछना थोड़ा एब्सर्ड चीज है। क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मिल जाएंगे बट नोमेनक्लेचर बहुत काम का नहीं रहेगा। और कोई डाउट किसी को? अगर और कोई डाउट नहीं है तो तुम लोगों को यार वर्कशीट में ना जो इजेड नोमेनक्लेचर है वो तो उसके ऊपर सवाल तो दे ही रखा है, खैर ठीक है। तो एक काम करना, वर्कशीट में जो इजेड नोमेनक्लेचर वाला पार्ट सवाल में दे रखा था, कौन से वर्कशीट में दिया था, ये वर्कशीट नंबर 10, इस वर्कशीट नंबर 10 वाले पार्ट को ट्राई करके देखना और वर्कशीट नंबर 9 को भी ट्राई करके देखना। 9 और 10 वाले पार्ट में इजेड नोमेनक्लेचर और सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर वाला पार्ट को एक बार ट्राई करके देखना है कैसे नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। बट ये जो सीआईपी रूल है, इस सीआईपी रूल के ऊपर बेसिस में जो सवाल आएगा वो मोस्टली तुम्हारे इस वर्कशीट में आएगा, वर्कशीट नंबर 13 में। यहाँ पे सवाल देखो वर्कशीट 13 में, फिल द आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन द फॉलोइंग कंपाउंड बोला है। तो आरएस नोमेनक्लेचर निकालने के लिए हम लोग को हर एक बीच वाले कार्बन पे, अभी के लिए बस हम ऐसा बोलते रहे, बीच वाले कार्बन के ऊपर जो 4 ग्रुप्स है उनका प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम्हारे सीआईपी रूल वाले पार्ट का रिवीजन अपने आप हो जाएगा। तो हम लोग सीआईपी रूल के बेसिस पे वहां पे जब कंपैरिजन करेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में तो आराम से तुम्हारा तो सीआईपी रूल वाले पार्ट का प्रैक्टिस हो जाएगा। बट इजेड नोमेनक्लेचर का सवाल तब तक सॉल्व करके देखना, उससे तुम लोगों के सीआईपी रूल के थोड़ा बहुत क्वेश्चन का प्रैक्टिस आराम से हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए हम कुछ होमवर्क एक्स्ट्रा तो नहीं दे रहे तुम लोगों को। नेक्स्ट क्लास के लिए केवल वर्कशीट नंबर 9 और 10 को एक बार उसमें कौन सा नोमेनक्लेचर यूज करेंगे इसके बेसिस पे सॉल्व कर लेना। अरविंद बोलो। तो शायद दोनों में से किसी एक का जो आंसर है उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर है या नहीं उसका आंसर दिया हुआ है। यार हम शायद से इसके आंसर की चेंज करवाए थे, किसी एक क्वेश्चन में हम वही कर दिए थे 10 नंबर में। यस नो दिया वर्कशीट 10 में। ओके ठीक है, तो एक काम करना इसमें कि तुम लोग इसमें इजेड नोमेनक्लेचर वाला पार्ट मेंशन कर लेना खुद से और तुमको हम आंसर बना करके भेज देते हैं इस चीज का, क्योंकि इसका आंसर की हम चेंज कराए थे, हमको जहां तक ध्यान है इसमें केवल सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म चेक करने बोले थे, क्योंकि इजेड नोमेनक्लेचर सिलेबस का ही पार्ट नहीं था। हम जहाँ से क्वेश्चन उठाए थे उसको हम चेंज ही करा दिए थे आंसर की को। तो एक काम करना, तो अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लो और हम तुमको आज शाम तक या फिर कल तक इसका आंसर की बना करके भेज देंगे कि इसमें ई नोमेनक्लेचर होगा कि जेड नोमेनक्लेचर होगा, उससे मैच करा करके देख लेना आंसर की, ठीक है? तो ज्यादा बेटर होगा। और कोई डाउट किसी को? सर एक जनरल डाउट है। बोलो जनरल डाउट। सर जैसे हम लोग एक एग्जांपल के लिए ले लेंगे साइक्लोहेक्सेन, हाँ ठीक है, और उस पे 2 क्लोरीन लगा दीजिए। साइक्लोहेक्सेन पे 2 क्लोरीन लगा दे, कहाँ पे? एक कहीं लगा पे दिया, दूसरा कुछ कहीं पे भी। लो
तो हम लोग इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर चेक करने के लिए देखते हैं कि सी और एच का कैसे हो सकता है, मतलब ओरिएंटेशन। हाँ लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर है तो इसका एक ही पॉसिबिलिटी होना चाहिए ना, मतलब या तो क्लोरीन नीचे रहेगा और एक ऊपर रहेगा तो ज्यादा स्टेबल रहेगा, या तो फिर दोनों ऊपर रहेगा तो स्टेबल रहेगा, तो दूसरा वाला फिर बनेगा ही क्यों? और अगर दूसरा वाला क्यों एग्जैक्टली बनेगा? क्यों एग्जैक्टली बनेगा, अच्छा सिमिलर सवाल है। अगर नहीं नहीं, क्यों बनेगा अच्छा सवाल है, उसके पीछे भी रीजन है। जैसे एक ये ओरिएंटेशन हो सकता है जहाँ पे दोनों क्लोरीन वाला पार्ट सेम साइड में है, और दूसरा ये ओरिएंटेशन जहाँ पे दोनों क्लोरीन अपोजिट साइड में है। मान लेते हैं कि हम एक छोटा सा सिनेरियो बस मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। ये जैसे एक रिएक्शन होता है, अभी के लिए मेंशन कर रहे हैं। अगर हम लोग के पास एक अल्कोहल ग्रुप दे रखा है ROH, इसका रिएक्शन अगर हम लोग एक रिएजेंट के साथ कराते हैं SOCl2 के साथ, तो ये OH ग्रुप हट जाता है और यहाँ Cl आ जाता है, ठीक है। और जब ऐसा रिएक्शन होता है तो अगर ऊपर साइड में क्लोरीन है तो हम लोगों का जो Cl वाला पार्ट होगा वो नीचे साइड में चला जाता है। वैसे याद रखना इसमें थोड़ा दो अलग अलग केसेस होते हैं, बट अभी के लिए हम बस ऐसा बता के चल रहे हैं कि अगर हम लोग SOCl2, चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं नीचे बेस भी है, किसी बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो अगर हम लोग एक रिंग के ऊपर साइड OH है तो OH हटेगा और क्लोरीन दूसरे साइड से अटैच होगा। तो रिएक्शन में कुछ चीजें होती हैं ऐसी। तो जैसे अगर मान लो कि हम लोग का ये रिएक्टेंट दे रखा OH और OH, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये सेम साइड में रह गया तो ज्यादा स्टेबल टाइप का हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सिनेरियो यहाँ पे। तो अगर हम लोग इसका रिएक्शन SOCl2 के साथ कराए और केवल एक ही SOCl2 के साथ कराए, केवल एक SOCl2 के साथ, ताकि एक OH ग्रुप वाला पार्ट हट जाए, तो इस केस में अगर एक OH ग्रुप वाला पार्ट हटेगा तो हम लोग उसके जगह पे Cl वाले पार्ट को ऊपर के जगह नीचे डाल दिए, ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। अगर मान लो फिर से हम लोग इसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करा दे, तो फिर से जब रिएक्शन कराएंगे तो दूसरा OH वाला पार्ट भी हटेगा, H वाले पार्ट की जगह Cl वाला पार्ट फिर से नीचे आएगा, तो दोनों Cl सेम साइड में आ गया, एक तरीका। अगर हम लोग इस बेस के जगह पे केवल हीटिंग यूज कर रहे हैं, वो बेस नहीं डाले, तो जब बेस नहीं डालते हैं तो जहां से OH हटता है वहीं पे Cl आ जाता है। तो अगर हम लोग इसी रिएक्शन में हम लोगों का OH वाला पार्ट जो एग्जिस्ट कर रहा था, अगर इसका रिएक्शन SOCl2 के साथ कराए इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग ओनली, तो जिधर OH है उसी साइड Cl आ गया। तो ये भी ओरिएंटेशन बना पाना पॉसिबल था, मतलब सेम साइड में Cl2 ग्रुप, सॉरी Cl ग्रुप, और अपोजिट साइड में Cl2 ग्रुप, Cl ग्रुप, ये दोनों ओरिएंटेशन बना पाना पॉसिबल है रिएक्शंस के थ्रू। स्टेबल कौन सा है ये अलग सिनेरियो है क्या, ठीक है। ये स्टेबल है तो अगर हम लोग फ्रीडम दे दें कि सारे कार्बन एटम पे क्लोरीन को आना है, अगर हम फ्रीली छोड़ दें कि अपने आप से ग्रुप बन रहा है, तब उस केस में ये नहीं बनेगा, या फिर ये कम बनेगा बट कम बनेगा। लेकिन अगर हम फ्रीडम नहीं दें, लेकिन नहीं भैया तुमको ऐसा ही काम करना है, तब उस केस में हम लोग रिस्ट्रिक्शन के साथ ये स्ट्रक्चर के साथ साथ पहला स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती है। रिएक्शन मैकेनिज्म में तुमको पता चल जाएगा कि हम लोग जो चाहे वो बना सकते हैं, मतलब हर एक, इसीलिए जैसे GOC तक केमिकल बॉन्डिंग है। जैसे आइसोमरिज्म थोड़ा लॉजिकल है, लॉजिकल भी नहीं है, आइसोमरिज्म भी फैक्चुअल है, ये फैक्ट होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है या ऑप्टिकल आइसोमर है तो है, फैक्ट है। GOC तो केमिकल बॉन्डिंग है, बेसिकली रेजोनेंस इफेक्ट केमिकल बॉन्डिंग है, ये इफेक्ट्स होते हैं, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। यहाँ तक तुमको ये समझना पड़ेगा कि हमको याद रखना है सब फैक्ट्स। लेकिन एक बार ये फैक्ट खत्म हो गया तो रिएक्शन मैकेनिज्म में लॉजिक है कि अगर हमको, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि पहले एक्सपेरिमेंट होता है, फिर इस एक्सपेरिमेंट को जस्टिफाई करने के लिए थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन बात करते हैं हम लोग, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले प्रॉपर्टी को बनाने के लिए क्या चीज चाहिए होगा ऐसा कंपाउंड डिफाइन किया जाता है ऑन पेपर, फिर वो कंपाउंड कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके प्रिपरेशन का मैकेनिज्म लिखा जाता है, हर एक लॉजिक को देखते हुए, मेजर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट, दैट प्रोडक्ट, उन सारे स्टेप्स को लिखा जाता है, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया जाता है। मतलब इस तरह के एक्सपेरिमेंट चलते हैं। जैसे जो पॉलीमर है, तो पॉलीमर वगैरह सब के प्रिपरेशन में ऐसा ही होता है कि पहले हमको ये फाइनल स्ट्रक्चर ऐसा चाहिए, क्योंकि जैसे जब हम सिंगापुर में थे तो उस टाइम पे ऐसा चीज था कि वहाँ पे लाइट एमिटिंग वो चल रहा था पॉलीमर और सेल्फ हीलिंग पॉलीमर, ये दो एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। मेरा एक फ्रेंड था IIT गुवाहाटी का, वहाँ जाके दोस्ती हुआ, तो वो इन दोनों पे काम कर रहा था। मतलब लाइट एमिटिंग पॉलीमर जो नेचर में जैसे होता है ना, वो जुगनू जो होता है, जुगनू अपने आप लाइट वो करता है, एमिट करते रहता है, तो एग्जैक्टली सेम टाइप से कि दिन के टाइम पे लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो रात में वो लाइट एमिट करेगा, उससे
एनर्जी काफी ज्यादा वो हो जाएगा, क्या बोल सकते हैं, मतलब एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा, हम लोग का जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस उसको यूज कर पाएंगे। तो उस तरह के पॉलीमर पे वर्कआउट हो रहा था और सेल्फ हीलिंग पॉलीमर पे वर्कआउट हो रहा था। तो जैसे सेल्फ हीलिंग पॉलीमर पे वर्कआउट कैसे हो रहा था, तो जैसे मान लो कि जुगनू जो है, तो जुगनू के अंदर कौन से टाइप का कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, वो कंपाउंड का कॉम्पोजिशन एक्सपेरिमेंटली निकाला गया। अब वो कंपाउंड बना कैसे सकते हैं, उसके लिए बिल्कुल एलिमेंट्री रिएक्शन से चीजें शुरू की गई। तो वो लॉजिक वाले पार्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लॉजिक के बेसिस पे हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी चीजें बना सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें लेस स्टेबल है, मोर स्टेबल है। अगर हम लोग कंडीशंस को थोड़ा चेंज कर दे तो उस कंडीशंस को चेंज करते हुए हम लोग जो लेस स्टेबल पार्ट है उसको भी ज्यादा अमाउंट में आराम से बना सकते हैं। जो ज्यादा स्टेबल उसको हम लोग हटा भी सकते हैं, मतलब उसको बिना बनाए हुए हम लोग दूसरे कंपाउंड को ज्यादा बना सकते हैं। हम लोग अपने आउटकम को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब तो ये प्रोडक्ट बनाना तो यही बनाना है, ये प्रोडक्ट बनाना तो यही बनाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा एग्जिस्टेंस हो सकता है। मतलब एक चीज है, स्टेबिलिटी की वजह से ये थोड़ा कम एग्जिस्ट करेगा, ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, बट एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है, इस चीज को हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोल रहे हैं। ठीक है, और सर रेजोनेटिंग कंपाउंड्स में हो सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अगर मान लो जैसे अभी के लिए हम ऐसा बोल रहे हैं, मान लो ये कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड वाले पार्ट में मॉलिक्यूलर रेजोनेंस शो कर सकता है। जस्ट अभी जीओसी में आने वाला है कुछ दिन में, मॉलिक्यूलर रेजोनेंस शो कर सकता है, और मॉलिक्यूल इस डबल बॉन्ड के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है। होता क्या है ना कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर प्लानर होता है एक्चुअल में, ऐसा पूरा स्ट्रक्चर प्लानर, कार्बन 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 पूरा प्लानर स्ट्रक्चर होता है। तो उसके वजह से रेजोनेंस की इफेक्ट पॉसिबल हो सकता है, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। और कोई डाउट? चलो ठीक है, तो आज जो होमवर्क दिया है उसमें उसका आंसर की हम बना करके दे देंगे। एक बार अगर आंसर की हम नहीं भेजते हैं इन केस, तो एक बार रिमाइंड करा देना ग्रुप में, क्योंकि कुछ और भी काम करने में हम लोग लगे पड़े हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम बिजी हो जाए, तो एक बार रिमाइंड करा देना, हम आंसर की रेडी कर देंगे। अगर आज क्लास है 3:30 बजे से, तो अभी हम रेडी नहीं करा, अगर भूल गए इन केस तो एक बार रिमाइंड करा देना, आज ही रिमाइंड करा देना शाम तक कि सर वो आंसर की रेडी करना है, तो फिर हम आंसर की रेडी करके इजेड नोमेनक्लेचर वाले पार्ट को भेज देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में आराम से हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का काउंटिंग पढ़ेंगे, बड़ा मजेदार टॉपिक है, बहुत मजा आएगा पढ़ करके तुम लोगों को। उसमें स्ट्रक्चर बनाना सीखना पड़ेगा, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कैसे कंप्लीट करेंगे इस चीज को। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।